इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर। ये अदीबा साहिबा का केस बहुत ही वाज़ेह है। हमारी एक बहन थी, 22 साल उनकी उम्र थी और उनकी शादी हुई थी रिसेंटली, कोई 7 महीने हुए थे। तो शमशाल से इनका ताल्लुक था। कातिलों जवाब दो, खून का हिसाब दो, कातिलों जवाब दो, खून का हिसाब दो। मैं अपनी बहनों को और अपने भाइयों को मैं शाबाश देता हूँ। आपने एक जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाया है। मैं इस इंतजामिया से या पुलिस से मैं मुतालिबा नहीं करता हूँ कि मुझे उस पर एतबार नहीं है, भरोसा नहीं है। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट से, जिसके पास 100 मोटर का अख्तियार है, मैं उससे मुतालिबा करता हूँ आप सब की तरफ से, गुजाल के मेरे अवाम की तरफ से, उन पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरफ से मैं मुतालिबा करता हूँ कि आपकी ड्यूटी है, इसमें 100 मोटर ले लो, 100 मोटर ले ले कि ये इंसानी जिंदगी का मसला है, एक इंसान कत्ल हुआ है, उससे बड़ा मसला, उससे बड़ा फंडामेंटल राइट नहीं है। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर। जालिमों जवाब दो, जालिमों जवाब दो, जालिमों जवाब दो, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते। अदीबा साहिबा का केस बहुत ही वाज़ेह है। हमारी एक बहन थी, 22 साल उनकी उम्र थी और उनकी शादी हुई थी रिसेंटली, कोई 7 महीने हुए थे। तो शमशाल से इनका ताल्लुक था। ये उस वाक़े से पहले जब इनकी डेड बॉडी वहाँ मुकामी एक दरिया के किनारे से मिली, उससे पहले आके उन्होंने अपने घर में ये शिकायत की कि मेरे साथ मेरे ससुराल के अंदर तशद्दुद हो रहा है, जिस्मानी और जिनसी। ये उनका एलिगेशन था अपने ससुरालियों के बारे में। जिस तरह अमूमन हमारे यहाँ होता है, उनके वालिदैन ने ये कहा कि बेटा आप ये सह ले, वापस चली जाएं। वो गई अपने घर और उसके अगले दिन उसकी लाश करीबी दरिया के किनारे से मिली। ये टोटल वाक़या है। जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद उनके ससुराल वालों ने ये कहा कि ये खुदकशी का वाक़या है। तो इस मजलूमा के भाई ने FIR के लिए एप्लीकेशन दिया, मकतूला के भाई ने, कि मेरी बहन ने खुदकशी नहीं किया बल्कि उनको कत्ल किया गया है। जब उन्होंने ये एप्लीकेशन दिया तो वहाँ से ये केस आगाज़ हुआ। उससे कबल हमारे कानून के अंदर, हमारे मौजूद डिप्टी स्पीकर साहब भी यहाँ मौजूद है, ये जानते हैं, 174 सेक्शन के तहत पुलिस खुद से भी इन्वेस्टिगेशन करती है जब ऐसे वाक़यात होते हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुआ था, लेकिन इनकी एप्लीकेशन के बाद FIR के लिए जब इन्होंने एप्लीकेशन दिया तो उसका केस बाकायदा शुरू हो गया। उस FIR के अंदर जो लोग नॉमिनेट किए गए थे दरख्वास्त गुजार की तरफ से, उन सबको अरेस्ट किया गया और ये प्रोसेस चलता रहा। उस वक़्त भी सिविल सोसाइटी ने कई प्रोटेस्ट किए। ये डिमांड थी कि इंसाफ मिले, गैर जानिबदार और शफाफ तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन हमने देखा कि गुज़श्ता 2 दिन कबल वो जो मुल्ज़मान थे, जो एक्यूज पर्सन्स थे, वो रिहा हो गए। जब वो बेल पे रिहा हो गए तो एक गुस्से की लहर दौड़ी मकामी सतह पे, पूरे गिलगित बल्तिस्तान सतह पे और पाकिस्तान लेवल पे। लोगों ने कहा कि एक वाज़ह केस के अंदर कैसे इनको बेल मिल गई। यहाँ से आज यहाँ आने का मकसद ये है कि कुछ बुनियादी चीज़ें हम आपके सामने रखें। पहली बात तो ये है कि इस केस की टेक्निकलिटीज़ पे हम बात करें तो इसका FIR वीक बनाया गया है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक डबल FIR काटा गया है। पहले एक और FIR था, उसको तब्दील किया गया है। एक बात
दूसरी बात यह है कि मेडिको लीगल जो प्रोसेस है वो बहुत वीक किया गया है, जिसको हम प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस कहते हैं, ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है, वहाँ भी वीकनेस दिखाई गई है। अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि हमारी एक बहुत काबिल बहन वकील इस केस को लड़ रही है, उसके साथ एक और हमारे मेल भाई भी हैं, वो भी इस केस को लड़ रहे हैं। हमने इन्फॉर्मेशन ली तो हमें पता चला कि इन्वेस्टिगेशन इतनी वीक की गई थी, चालान के अंदर इतनी जान मौजूद नहीं थी, जिसके नतीजे में अदालत ने उनको बेल पे रिहा किया। वकील ने दोबारा अरेस्ट के लिए, उस बेल को कैंसिल करने के लिए पिटीशन फाइल की है, लेकिन हम आज यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं, ये सारे साथी वाज़े तौर पे दो डिमांड्स लेके आपके सामने आए हैं। पब्लिक को भी हम बताना चाहते हैं, गवर्नमेंट को भी हम बताना चाहते हैं और तमाम इदारों को भी ये बताना चाहते हैं कि इस केस को रीओपन किया जाए, क्योंकि विक्टिम फैमिली सेटिस्फाई नहीं है, दरख्वास्त गुजार सेटिस्फाई नहीं है, मुकामी सिविल सोसाइटी सेटिस्फाई नहीं है। तमाम वो लोग जो इस केस को दूर से या करीब से देख रहे थे, वो सारे आज सरापा एहतजाज है। वाज़ेह एक डिमांड है जिसके लिए लीगल प्रोविजन भी मौजूद है। हम एसपी से, ज़िले के डीआईजी से और आईजी से, चीफ सेक्रेटरी से ये गुजारिश करते हैं, हमारा मुतालिबा है कि आप इस केस को री इन्वेस्टिगेट करें। नहीं करने की सूरत में हमारे पास अगला फोरम अदालत है, जहां पे चीफ कोर्ट के सामने जाके हम इसकी कैंसलेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करेंगे। ये है टोटल केस, लेकिन मैं इससे एक कदम आगे जाके कुछ बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में हम जब भी खवातीन की बात करते हैं, लोग ये समझते हैं कि कोई बुनियादी चीज़ें नहीं है, ये हवा में बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस गिलगित बल्तिस्तान में गुज़श्ता कई सालों में दर्जनों बेगुनाह खवातीन मारी गई हैं। हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम इसको देखने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ कवानीन मौजूद नहीं है, जो कवानीन मौजूद है उन पे अमल दरामद नहीं होता। हमारा प्रोसिक्यूशन का निज़ाम फेल है। हमारा पुलिस के अंदर एफआईआर काटने वाला आदमी लॉ नोइंग नहीं होता है, उसकी वजह से वो एफआईआर वीक बनाता है। उसके बाद प्रोसिक्यूशन का सारा प्रोसेस जैसे तैसे आगे बढ़ाया जाता है, जिसके नतीजे में ये जो मारी जाती है खवातीन और फिर उनको खुदकशी का रंग दिया जाता है, उन वाक़यात को, वो उनका खून जो है वो रह जाता है और ये होता है कि उनको इंसाफ नहीं मिलता। ये केस आज हमारे सामने आया है। इस केस को हम एक टेस्ट केस के तौर पर हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कितना हमारे इदारे काम करेंगे। इसी की बुनियाद पे हम ये कहना चाहते हैं कि अगले तमाम केसेस जो इससे पहले वकूअ पजीर हुए हैं, उन सब की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपने देखा हालिया चंद महीनों के अंदर कई ऐसे केसेस सामने आए जिनमें कहा गया कि खवातीन ने खुदकशी की है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि उनको कत्ल किया गया था। हम हमेशा खवातीन को दूसरे की बेटी समझ के देखते हैं, उसकी वजह से हमें तरस नहीं आता। हम अपनी बेटी समझ के देखेंगे तो अंदाज़ा होगा, क्या एक बाप ये चाहेगा कि उसकी शादीशुदा बेटी ससुराल में जाके उसकी लाश आ जाए? तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हमें 3 सतहों पे काम करने की ज़रूरत है कि हम अपनी सोसाइटी को ओवरऑल, हमारी पब्लिक को सेंसिटाइज करें। दूसरा ये कि हमारे डिप्टी स्पीकर साहब यहाँ कस्टोडियन है असेंबली के, हम इनसे ये गुजारिश करते हैं कि अब वक्त आया है कि आप वायलेंस अगेंस्ट ह्यूमन के खिलाफ यहाँ लेजिस्लेशन करें। ह्यूमन प्रोटेक्शन पे लेजिस्लेशन होनी चाहिए, जो कि नहीं है। सिर्फ बिल की हद तक है। सिर्फ बिल की हद तक चंद एक चीज़ें हैं, मगर उन पे इम्प्लीमेंटेशन का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं। तीसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार की सतह पे इस चीज़ को सीरियस लिया जाए। आए रोज़ हमारी बहनें कत्ल होती रहेंगी ससुराल के अंदर या अपने घरों के अंदर या माशरे के अंदर, उनके साथ जो नाइंसाफियाँ होती है, तशद्दुद होता है, इसको आप लाइट न ले लें। ये हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ हैं। इसको समाज को भी सीरियस लेने की ज़रूरत है, आप इंतज़ामिया को भी सीरियस लेने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को भी सीरियस लेने की ज़रूरत है। यही चंद मेरी गुजारिशात है। आप तमाम का एक दफ़ा फिर शुक्रिया कि आप इंसाफ की खातिर बाहर निकले हैं। यकीनन इसी जज्बे के साथ हम आगे निकलेंगे तो हम इंसाफ दिलाएंगे उन तमाम मजलूमों को जो जुल्म का शिकार हुए हैं। शुक्रिया। अदीबा कत्ल केस में मैं देख रहा था
शमशाल से जाके इस्लामाबाद, लाहौर और आप यहाँ आज असम्बली के बाहर आए हैं। देखिए, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तफ्तीश होती है, फिर ट्रायल होता है, जमानत कोई फैसला नहीं होता है। अदालत ने रिकॉर्ड देख के, प्रोसिक्यूशन का रिकॉर्ड देख के जमानत पे रहा करना या नहीं करना फैसला करना होता है। अगर तो कोई माकूल रिकॉर्ड फाइल पे नहीं हो तो अदालत जमानत रिफ्यूज नहीं कर सकती है। तो मुझे प्रॉपरली इस केस का नहीं पता है, जिस तरह से एहतजाज हो रहा है तो बज़ाहिर लगता इस तरह है कि इस केस की प्रॉपर तफ्तीश नहीं हुई है। मैं नोटिस लेता हूं, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अभी इसरार साहब बता रहे थे कि बहुत सारे काम हमने कर रहे हैं, लेजिस्लेशन भी कर दी है, हमने कानून पे अमल दरामद भी कराना है और कुछ कवानीन अभी असम्बली लाए भी गए हैं, जिन पे अगले सेशन में इंशाल्लाह फ्लोर पे आएंगे, कवानीन पास भी करते हैं और अमल दरामद भी करना है। इन्वेस्टिगेशन में बड़े मसाइल हैं, तफ्तीश जिसे कहते हैं, प्रोसिक्यूशन में मसाइल हैं, यहाँ तक कि मैं खुद वकील हूँ, मुझे पता है फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में, इस पे भी बातचीत हुई है। तो मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट आप जो डिमांड्स कर रहे हैं और ब्रॉडर लेवल पे इसरार साहब जो बात कर रहे थे, इस पे गवर्नमेंट संजीदगी के साथ काम कर रही है। और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से एक करारदाद आई थी सेशन में, मैं खुद चेयर कर रहा था, इस पे मैंने एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की है, सादिया दानिश साहब चेयर कर रही इस कमेटी को, जिसमें कुछ नई लेजिस्लेशन है। और हमने कहा कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और भी किसी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, वो कमेटी प्रपोज करे, हम लेजिस्लेशन लेके आएंगे असम्बली में। तो जो कमेटी बनी है, मैं आज ही सादिया दानिश साहबा से मैं रब्ता करके मैं उनको कहता हूं कि आके एक्सपेडाइट करें, उस पर काम तेज करें। इस केस के हवाले से मैं पूरा रिकॉर्ड देखता हूं, ज़रूरत पड़े तो मैं खुद जाऊंगा, उधर जाऊंगा, मैं गांव जाऊंगा उधर इंशाअल्लाह। जो आप डिमांड कर रही हैं, कहीं पे भी अगर तफ्तीश के दौरान कोताही हो गई है, और कोताही नहीं होनी चाहिए, हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन लेवल पे कोई नालायकी है या इंटेंशनली इस केस को ख़राब करने के लिए कुछ किया गया है। अगर तो किसी ने इंटेंशनली इस केस को ख़राब किया है तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि वो नहीं बचेगा आदमी जिसने ये सारा कुछ किया है। और अगर री इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो, मैं खुद वकील हूँ, बहुत सारी चीज़ें आम लोगों को पता नहीं चलता है। मैं फ़ाइल देख के मैं इंशाअल्लाह इस केस में जो कुछ गवर्नमेंट की तरफ हो सकता है और जो कुछ हम कर सकते हैं इंशाअल्लाह करेंगे। लेकिन इससे पहले पूरी हम ब्रीफिंग लेंगे पुलिस से, केस का पूरा फाइल देखेंगे। और जिस तरह से आप दुखी हैं, आप एहतजाज कर रहे हैं, इसी तरह हम भी दुखी हैं। इंसान के जान की जो हुर्मत है वो इससे ज़्यादा कोई चीज़ अजीज़ नहीं होती है। और जिसकी बच्ची थी ये अदीबा, हम उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। और जो जिम्मेदारी कानून हमारे ऊपर कानून की तरफ से है जिम्मेदारी, इंशाअल्लाह वो जिम्मेदारी हम ईमानदारी के साथ उसको पूरा करेंगे। और मैं बहैसियत वकील भी इसको मैं खुद देखता हूँ इस केस को। और इसके अलावा भी इसरार साहब हैं या ह्यूमन राइट्स से पे काम करने वाले आप जितने लोग हैं, आपके साथ मैं अलग से भी बैठता हूँ। कोई कमेटी आपकी बनी होगी इस केस के हवाले से, आप आ जाए मेरे साथ, ऑफिस बैठते हैं
कुछ बातें आपसे भी करेंगे और उसके बाद जो कुछ इस केस में हो सकता है इंशाल्लाह मैं पर्सनली इस केस को देखूंगा और जो कुछ आपके खदशात हैं इंशाल्लाह वो खदशात हम पूरी करेंगे। आप सबको मेरी तरफ से और इंसान दोस्त, तरक्की पसंद और इंसानी वक़ार की हिमायत करने वाले तमाम कारकुनों की तरफ से आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आप लोगों ने ये साबित किया कि गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान सिर्फ फेसबुक पे नहीं लिखते हैं, सिर्फ फेसबुक पर अपने इजहार ख्याल नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे हुक्मरान, हमारे रियासती इदारे ये कहते रहे हैं कि ये फेसबुकी लोग हैं, अमलन इनका कोई किरदार नहीं होता है, ये बिल्कुल कमज़ोर लोग हैं। ये आप लोगों ने उनका, हुक्मरानों का, रियासती इदारों का वो जो तासुर है, वो जो ताना है, वो मुस्तरद किया। इससे पहले ये कल परसों में देख रहा था, शिमशाल की ख़वातीन, दूर अफ्तादाब गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बैकवर्ड गांव जहां पर रोड भी नहीं है, शिमशाल की सैकड़ों ख़वातीन ने मुजाहिरा किया। उसके बाद कराची से लेकर तक सरापा एहतिजाज है। आज गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान, लड़कियां और लड़के, बुजुर्ग, सब सरापा एहतिजाज है। इसलिए कि एक इंसान, एक मासूम इंसान का, एक हमारी बेटी का एक जुल्म और जबर के साथ एक इंतहाई वहशियाना तरीके से उसका मर्डर किया गया है, एक इंसान कत्ल हुआ है। इससे बड़ा और क्या वाक़या हो सकता है। लेकिन हमारे ये हुक्मरान, मैं मज़्ज़त के साथ कहूँगा, डिप्टी स्पीकर साहब हमारे दोस्त हैं, वकील हैं, 9-10 महीने हो गए इस हुकूमत को, इस तब्दीली सरकार को वजूद में आए, उसको जनाब सामने आए हुए, मुराद लेते हुए, सारे सब कुछ करते हुए। लेकिन ये जो बात हमारे इसरार साहब ने जिस कानून की निशानदेही की, वो कानून अभी तक टेबल नहीं हो सका, उसको कानून अमली शक्ल नहीं दी जा सकी, क्योंकि इनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। इनकी तरजीहात ठीके बांटना है। इनकी तरजीहात ठीके बांटना इसलिए है कि ठीकों में कमीशन मिलता है, किकबैक्स मिलता है, वाह मिलती है। इंसानी हुकूक के हवाले से, ख़वातीन के हुकूक के हवाले से, बुनियादी हुकूक के हवाले से, नौजवानों के हुकूक के हवाले से कानून साजी इनके एजेंडे में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, मेरी बहनों, बेटियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अब वक्त आया है कि ये बिल्कुल इसरार साहब ने सही कहा, ये इससे लीगल फील्ड में हमें ज़्यादा चीज़ों का पता चलता है। बेशुमार जितने भी खुदकशियाँ शो की गई है अब तक पिछले कई सालों से ख़वातीन की, वो ज़्यादातर उसमें 90% मर्डर्स है, ऑनर किलिंग्स है, पता नहीं किन बुनियादों पे, जायदाद के बुनियादों पे मर्डर्स है। लेकिन हमारी ये गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस, जो मुराद तो इस्लामाबाद पुलिस की लेती है, जो मुराद तो रेलवे उसके मोटरवे पुलिस की मुराद ले रही है, आज क्या क्या इनके पास मुराद नहीं। हमारे गिलगित बल्तिस्तान का अवाम का पेट काट के, नौजवानों की उसको जो मुस्तकबिल को भी दाव पे लगा के इनको हमने मोटा किया है, तगड़ा किया है। लेकिन हमारी पुलिस किधर है? हमारी पुलिस, हमारे अच्छे काबिल पुलिस अफसर, बड़े अफसरों के, वजीरों के, वज़ीर-ए-आला, गवर्नर के हिफाजत पे मामूर है, उनके जनाब प्रोटोकॉल पे वो लगे हुए हैं, थानों में नहीं है। थानों में जाके देखो, एक के नीम पढ़ा लिखा एक आदमी मुहर्रिर होगा। बिल्कुल इसरार साहब सही कह रहे हैं। वो उसको क्या पता है कि FIR किस तरह लिखना है, वाक़यात को किस तरह तरतीब देना है FIR के अंदर, क्योंकि केस की बुनियाद FIR होती है। वहाँ अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। और ख़ासतौर पर जो प्रोसिक्यूशन का हमारा डिपार्टमेंट है गिलगित बल्तिस्तान में, उसकी भी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है।
اس میں یہ طے ہے کہ جناب آپ نے جو اس کا پروسیکیوشن کا جو ہیڈ ہے، جو بڑا سینئر وکیل ہوتا ہے، اس سے آپ نے ٹریننگ بھی لینی ہوتی ہے، اور کیس کی جو پروسیس ہوتا ہے اس طرح کا مرڈر کیسز کا، وہ قدم قدم پر اس سے مشورہ لینا ہوتا ہے، اس کی گائیڈنس کے مطابق آپ نے کیس پریپیئر کرنا ہوتا ہے، وہ نہیں کیا جاتا۔ اس کیس کی حد تک شاید میری یہ بیٹیاں ایگری کرے، میرے نوجوان شاید ایگری کرے، میری جو معلومات ہے اس میں ایک بہت بڑے لوگوں کا اس پہ پریشر ہے کہ جناب اس کیس کو کمزور کیا جائے، اور دوسری طرف جو متاثرہ فیملی ہے، لواحقین ہیں، ان پہ پریشر ہے کمپرومائز کے لیے۔ میں کہتا ہوں انہی سے شروع کیا جائے تفتیش، جو پریشر ڈال رہے ہیں، کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس کا مطلب ان کا کوئی اس میں کوئی ایجنڈا ہے، وہ اس میں ملوث ہے، ان کے لوگ ملوث ہیں۔ تو یہ چیزیں یہیں سے ہی ایک اچھا پولیس افسر پک اپ کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ جناب یہ پریشر کیوں ڈال رہا ہے، ایک انسان قتل ہوا ہے، تو اس پہ پریشر ڈالنے کا جواز کیا بنتا ہے پولیس کی؟ اگر کہیں نالائقی ہے، اس کی کوئی غیر جانبداری مشکوک ہے تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ کیس پہ پریشر ڈالنا کہ کیس کمزور کر لو، کمپرومائز کر لو، متاثرہ فریق کو کہا جاتا ہے، یہیں سے ہی کیس خراب ہوا ہے۔ تو یہ جو بات جو چلی کہ ملزمان کا مرڈر کیسز میں شاذ و نادر ہی اس طرح کے کیسز میں ضمانت ہوتی ہے جہاں کیس کمزور کیا گیا ہو، کیس برباد کیا گیا ہو، کیس ملزم کی پارٹی کے منشا کے مطابق بنایا گیا ہو، وہاں ابتدائی سٹیج پہ مرڈر کیس میں ضمانت ہوتی ہے۔ ضمانت کا مطلب کیس آگے وہ باعزت بری بھی ہوں گے، تو یہ چیز ہو سکتا ہے یہ ملزم نہ ہوں اور لوگ ہوں اور ملوث ہوں، تو اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ اس کی ذمہ داری ہماری پولیس پہ آتی ہے۔ پولیس وہ جو سرکاری افسران آتے ہیں، ان کے رشتہ دار آتے ہیں وزراء کے، ان کے پروٹوکول میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ گلگت بلتستان کے عوام کی پروٹیکشن، ہمارے بیٹیوں کی پروٹیکشن، ان کی عزت کی پروٹیکشن، ان کے حقوق کی پروٹیکشن، یہ ہماری پولیس کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ یہ افسروں کی، وزراء کی اور اسلام آباد سے آنے والے بڑے بیوروکریٹس کی حفاظت اور ان کے رشتہ داروں کی پروٹوکول میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم آپ گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو ایک دعوت فکر دیتی ہے۔ اس نظام کے اندر، اس کیپٹل سسٹم کے اندر غریب آدمی کو بالکل انصاف نہیں مل سکتا، غریب آدمی کے ساتھ انصاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں ایک طبقہ ہے، ایک بڑائی طبقہ ہے، ایک رولنگ کلاس ہے، ایک سرمایہ طبقہ ہے، افسرشاہی کا طبقہ ہے، اشرافیہ کا طبقہ ہے، اس کو انصاف بھی ملے گا، اس کو حقوق بھی ملیں گے، اس کو مراد بھی ملیں گے۔ باقی ہم جو 98% لوگ ہیں، جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، جو اس وقت ہم بیٹھے ہوئے، ہمیں انصاف نہیں مل سکتا۔ یہ ہم سب نے، آپ سب نے اپنے تجربات سے دیکھا۔ لہذا اب ضرورت اس بات ہی ہے کہ گلگت بلتستان کے میرے نوجوان بیٹے بیٹیاں یکجا ہوتے ہیں، ایک ہو جائیں، اور جہاں کہیں ناانصافی ہو، جہاں کہیں ظلم ہو، جہاں کہیں زیادتی ہو، پولیس کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، بہت سارے لوگوں کی طرف سے، کسی بھی سیکشن سے، اس پہ فوراً سامنے آ جاؤ، یکجا ہو جاؤ، روڈ پہ جاؤ۔ آپ کا یہ حقوق کے تحفظ یہ اسمبلی نہیں کر سکتی، یہ کالونیل اسمبلی ہے، یہ عوام دشمنوں کا اسمبلی ہے۔ یہاں پہ عوام کے حق میں فیصلے نہیں ہوتے ہیں، یہ مراد کے لیے بات ہوتی ہے، ادھر اپنے مفادات کی بات ہوتی ہے، ٹھیکے تقسیم ہوتے ہیں ادھر۔ آپ کے حقوق ان دھرنوں میں، یہ دھرنے آپ کی اسمبلی ہے، یہ دھرنے آپ کی جمہوریت ہے۔ چوراہوں پہ، سڑکوں پہ آپ نے اپنے حقوق منوانے ہیں، ان اسمبلیوں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا 74 سال کا پاکستان کا ریکارڈ ہمیں بتاتا ہے، کہ تاریخ ہمیں بتاتا ہے، یہ عوام کے حق میں انہوں نے کبھی کوئی فیصلہ، کوئی قانون سازی نہیں کیا۔ تو دوستو، اس لیے میں ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نوجوانوں کے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اب وقت آیا ہے کہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ ایک انقلابی تنظیم بنائیں، اپنا ایک یکجہتی کا، اپنی زندہ ہونے کا، اپنے بشعور ہونے کا، زندہ ضمیر ہونے کا جو مظاہرہ ہے وہ آج آپ لوگوں نے کیا ہے۔ مجھے امید ہے
आप आइंदा भी करेंगे। और भी हमारी बहनें बेटियां और भी हमारे नौजवान उनके साथ जुल्म ज़्यादती होता है, उसमें आप सब खड़े होंगे। तो मैं आखिर में मैं इस इंतज़ामिया से या पुलिस से मैं मुतालिबा नहीं करता हूँ कि मुझे उस पर एतबार नहीं है, भरोसा नहीं है। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट से, जिसके पास 100 वोटों का इख्तियार है, मैं उससे मुतालिबा करता हूँ आप सब की तरफ से, गुजाल के मेरे अवाम की तरफ से, उन पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरफ से मैं मुतालिबा करता हूँ कि आपकी ड्यूटी है, इसमें 100 वोटों ले लो, 100 वोटों ले ले कि ये इंसानी जिंदगी का मसला है, एक इंसान कत्ल हुआ है, उससे बड़ा मसला, उससे बड़ा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आखिर में मैं इसी मुतालबे के साथ आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगा।